मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को मोटिवेशन मानकर बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चाणक्य किस प्रकार की शासन प्रणाली के समर्थक थे, यानी जो आचार्य चाणक्य थे वह किस प्रकार के शासन प्रणाली के समर्थक थे। कि राजतंत्र के समर्थक थे, कि चाणक्य गणतंत्र के समर्थक थे, कि चाणक्य प्रजातंत्र के समर्थक थे, कि चाणक्य जो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से किसी के भी समर्थक नहीं थे। अब जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा कि चाणक्य के बारे में कि आचार्य चाणक्य थे कौन। देखिए, आचार्य चाणक्य के बारे में ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में बहुत संक्षिप्त परिचय रहा। आचार्य चाणक्य ने किसका विनाश किया था? नंद वंश का विनाश किया था। ठीक, और किस वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। आचार्य चाणक्य किसके समकालीन थे? आचार्य चाणक्य अरस्तु के समकालीन थे। आचार्य चाणक्य इस समय में कौन सा आक्रमणकारी भारत में आया था? तो सिकंदर आचार्य चाणक्य के इस समय में भारत आया था। आचार्य चाणक्य के शिष्य का क्या क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। इतनी चीज कंफर्म हो गई तो ये तो पता चल गया ना कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? आचार्य चाणक्य जो है राजतंत्र के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? राजतंत्र के समर्थक थे। अब इतना तो हमको उत्तर पता चल गया, लेकिन अब चलिए आगे देखते हैं कि अन्य जो हमारे ऑप्शन है इसका पोस्टमार्टम करते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसके इर्द गिर्द सारी व्यवस्था घूमती है, यानी राजा के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था घूमती है, ऐसी शासन प्रणाली को राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र शासन प्रणाली में गुण को आधार, तो प्राचीन समय में था कि गुण को आधार माना जाए, लेकिन संभवतः ऐसा होता था कि वंशानुगत प्रणाली थी, यानी कि राजा का लड़का ही राजा होगा। ये चीज़ें किसमें पाई जाती थी? राजतंत्र में पाई जाती थी। हमारा जो अगला ऑप्शन है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि कुछ प्रमुख व्यक्ति, कुछ प्रमुख समाज के व्यक्ति, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो उच्च कुल के लोग हों, ऐसे क्या होते थे? ऐसे लोगों का एक समूह होता था। क्या होता था? एक समूह होता था। और वही लोग जो है क्या करते थे? शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। उस ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहते हैं? हम गणतंत्र कहते हैं। हमारा जो अगला है प्रजातंत्र, यानी जो वर्तमान में चीज़ें क्या हैं, लागू हैं, क्या कौन सी चीज़ लागू है? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के बारे में कहा जाता है कि जनता का शासन। ठीक, यानी जनता का शासन, यानी जो हमारा जो शासन प्रमुख होगा उसका चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। ऐसे शासन प्रणाली को हम प्रजातंत्र कहते हैं। तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई कि राजतंत्र किसे कहते हैं। राजतंत्र मतलब राजा का शासन। ठीक, गणतंत्र का मतलब कुछ व्यक्तियों का शासन, प्रजातंत्र मतलब आम जनता का शासन। तो ये चीज़ें हमारी, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी। चाणक्य इसमें से किस शासन प्रणाली के समर्थक थे? तो चाणक्य इसमें से राजतंत्र के समर्थक थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अर्थशास्त्र में सरकार के भाग हैं, यानी अर्थशास्त्र में सरकार, जो अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भाग हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी कि अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भाग हैं। हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। हमारा अगला ऑप्शन 15 है। अगला ऑप्शन हमारा 18 है। फिर एक तो मुझे लगता है परमानेंट ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र किसका नाम है? अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है। और एक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? कौटिल्य, जिसके बारे में हम ऊपर व्याख्या कर चुके हैं। ठीक, एक इसकी पुस्तक का नाम है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है। और माना जाता है कि ये राजनीति के बारे में लिखने की जो शुरुआत हुई थी, जो राजनीति लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई थी, वो अर्थशास्त्र के द्वारा हुई थी। अब हम देखते हैं कि सरकार, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है टाइपिंग एरर होगा। देखिए, सरकार का जो अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है वो 34 मिलता है। ठीक, अर्थशास्त्र में जो सरकार के भागों का उल्लेख मिलता है वो 34 मिलता है। बाकी दो ऑप्शन हमारे जो हैं 15 और 18। तो उस अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 है। अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 है। अधिकरण मतलब होता है पार्ट, यानी चैप्टर। ठीक, और अगला हमारा जो ऑप्शन 18 है, 18 मुझे लगता है कि मंत्री यानी विभागों के बारे में चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में कितने विभागों की चर्चा की गई है? 18 प्रकार के विभागों की चर्चा की गई है। और कितने जो है अधिकरण की चर्चा की गई है? 15 अधिकरण है इसमें। और सरकार के कितने भागों की चर्चा की गई? 34 प्रकार के सरकार के भागों की चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि आप सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक कोटेशन है, सारे पुस्तकालयों को जला दो क्योंकि
रिपब्लिक में सबका ज्ञान आ गया है। यह कोटेशन है, किसी ने कहा है कि सारे पुस्तकालयों को जला दो क्योंकि रिपब्लिक में सबका ज्ञान आ गया है। अब हम देखते हैं कि रिपब्लिक है क्या। ठीक, रिपब्लिक है क्या। रिपब्लिक भी एक पुस्तक का नाम है। जैसे ऊपर आपने देखा कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम था, ठीक उसी प्रकार से रिपब्लिक भी एक पुस्तक का नाम है। रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक जो हैं प्लेटो हैं। कौन है रिपब्लिक का लेखक? प्लेटो है। और इसी रिपब्लिक में आदर्श राज्य की चर्चा की गई है। इस किसकी चर्चा की गई है? आदर्श राज्य की चर्चा की गई है। और माना जाता है कि रिपब्लिक प्लेटो की सबसे उत्कृष्ट रचना है। ठीक है, इसके बारे में किसी ने कहा है कि सारे पुस्तकालयों को जला दो क्योंकि रिपब्लिक में सबका ज्ञान आ गया है। ये चीज़ें क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कही थी, या हजरत महल ने कहा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो है हजरत महल ने कहा था। किसने कहा था? हजरत महल ने कहा था कि सारे पुस्तकालयों को जला दो क्योंकि रिपब्लिक में सबका ज्ञान आ गया है। ठीक, अब देखते हैं कि बाकी लोगों के बारे में थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त इंट्रो रहेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनके बारे में किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे और इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। यानी आज हमारा देश अगर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है तो इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरी हजरत महल है, इनके बारे में भी आप जानते हैं। तीसरे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही कहा था कौटिल्य के बारे में कि कौटिल्य क्या है? पूर्व के मैकियावेली हैं। पूर्व के मैकियावेली जो उपाधि दिया था आचार्य कौटिल्य को, किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और अब की कहाँ पे दिया था? अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, मतलब भारत की खोज में इन्होंने कहा था कि जो कौटिल्य हैं वो क्या हैं? पूर्व के मैकियावेली हैं। हमारे जो अंतिम ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक जी का, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेताओं में से एक बाल गंगाधर तिलक थे। इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य कहना तो अच्छी बात नहीं है, इनके मृत्यु के उपरांत जो 1920 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था तो तिलक कोष की भी स्थापना की गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी एकत्रित हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द एथिक्स में किसका वर्णन है? द एथिक्स भी क्या है? एक पुस्तक का नाम है। ठीक, जो और इसके राइटर कौन है? राजनीति शास्त्र के जन्मदाता अरस्तु हैं। ठीक, द एथिक्स भी एक पुस्तक का नाम है जिसके राइटर जो है अरस्तु हैं। इसमें किसका वर्णन किया गया है? औसत के तर्क का वर्णन किया गया है कि दास्ता का वर्णन किया गया है कि समानता का वर्णन किया गया है? ये एक परमानेंट ऑप्शन है कि उपयुक्त में से किसी का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक, तो बिना देरी किए हुए हम जानते हैं कि एथिक्स में किसका वर्णन किया गया है। तो एथिक्स में हम जो है औसत के तर्क का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? औसत के तर्क का वर्णन किया गया है। अब बात निकल के आती है कि दास्ता का वर्णन किसमें किया गया है, समानता का वर्णन किसमें किया गया। देखिए भाई, यदि अरस्तु हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि समानता का वर्णन तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दास्ता का जो थ्योरी दिया है तो उसके अनुसार तो आप इस ऑप्शन को खारिज कर ही सकते हैं। ठीक, अगली बात जो है दास्ता का वर्णन जो है इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है। ठीक है, इन्होंने जो दास्ता का वर्णन है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है। अतः जो इसका राइट आंसर है क्या है? औसत के तर्क का वर्णन किया गया है। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। द लास्ट के कारण अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है, रूल्स ऑफ लॉ के कारण अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है, कि पॉलिटी के कारण संविधानवाद का पिता कहा जाता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अरस्तु को जो संविधानवाद का पिता कहा जाता है वो ऑप्शंस देखने पर ही पता चल गया कि रूल्स ऑफ लॉ के कारण ही अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। देखिए, रूल्स ऑफ जो लॉ का वर्णन है वो जो है प्लेटो के किताब द लॉज में भी मिलता है। ठीक, इसका जो वर्णन है वो प्लेटो के लॉज में भी इसका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूल्स ऑफ लॉ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य अपनी इच्छाओं की अपरिमिता की वजह से अपराध कर बैठता है। यह कथन किसका है? या कथन रूसो का है, या कथन प्लेटो का है, या कथन मैकियावेली का है, या कथन हॉब्स का है? देखिए, है तो चारों विचारक अपने समय के धुरंधर ही हैं, लेकिन जो ये कथन है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की अपरिमिता की वजह से अपराध कर बैठता है, तो आप देखेंगे कि यह कथन किसका है। या कथन जो है मैकियावेली का है। ठीक, और मैकियावेली के एक कथन और भी बहुत फेमस है। मैकियावेली का कहना था कि जो मनुष्य होता है अपनी जो इच्छा होती है ना,
इच्छाएं देखिए दो प्रकार की होती हैं, और मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं की वजह से ही पाप कर बैठता है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं, और उस अनंत इच्छा को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति क्या करता है, पाप कर बैठता है। यानी जब आप साइकोलॉजी के ईड और इदम आदि को पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हैं ना कि मनुष्य का जो शरीर है और उसमें जो बुद्धि है, बुद्धि का जो है सिर्फ 10% भाग ऊपर है, 90% भाग जो है अचेतन मन है, 10% चेतन मन है। ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप मैकियावेली को बहुत अच्छे तरीके से इस कोटेशन को समझ जाएंगे कि मैकियावेली ने ऐसा क्यों कहा था। मैकियावेली का जो कोटेशन है आज के समय में जो बहुत बेहतरीन कोटेशन है कि मनुष्य जो अपनी इच्छाओं की अपरिमितता की वजह से ही क्या करता है, प्राप्त कर बैठता है। बाकी देखते हैं रूसो ने भी कुछ कहा होगा अच्छी चीज़ें, प्लेटो ने भी कुछ कहा होगा, कुछ हॉब्स ने भी कहा होगा, कुछ मैकियावेली के भी का कोटेशन है। जैसे मैकियावेली का एक जो कथन और भी है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं। मनुष्य जो है अपने पिता के मृत्यु की वजह को भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। ठीक उसी प्रकार से रूसो ने कहा था कि कला और विज्ञान ने क्या किया, मनुष्य को पतित बना दिया है। ठीक उसी तरीके से हॉब्स कहता है कि तलवार के बिना जो संप्रभुता है क्या है, सिर्फ जो है अगर तलवार के बिना जो संप्रभुता क्या है, बिल्कुल भय मात्र है। आपका जो ये संप्रभुता वाला कोटेशन बहुत पूछता है कि तलवार के बिना जो संप्रभुताएं हैं मात्र क्या है, शब्द हैं। अगर आपके पास उस हॉब्स ने भी कहा कि अगर आपके पास जो है कुछ दंड देने की शक्ति नहीं है, कोई मतलब आपको दंड देने की कोई शक्ति नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं क्या है वो बिल्कुल निरर्थक है, कोई उसका अर्थ ही नहीं है, मात्र क्या हो, शब्द ही है। ठीक तो इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैकियावेली हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसने हॉब्स के दर्शन को विद्रोह की प्रश्नोत्तरी कहा है। देखिए हॉब्स का जो सबसे बड़ा विरोधी था क्लेरेंडर था, शायद क्या दोनों जो है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और ये जो है हॉब्स के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने हॉब्स की पुस्तक लिवियाथन को भी जला दिया था। हॉब्स की पुस्तक लिवियाथन किसने जलाया था, क्लेरेंडर ने ही जलाया था। और इन्होंने कहा था कि हॉब्स का जो दर्शन है मात्र क्या है, विद्रोह की प्रश्नोत्तरी है। बाद में और भी चीज़ें इन्होंने हॉब्स के ऊपर आरोप लगाया कि जो हॉब्स जो सिर्फ राजा के में क्या करता है, चापलूसी करता है, इस तरह की जो बातें हैं वो किसने सब कहा था, क्लेरेंडर ने ही कहा था। और अमूमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉब्स के लिवियाथन किसने जलाया, क्लेरेंडर ने ही जलाया, क्योंकि राख क्या होती है, कालिक होती है, तो कहाँ से आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। जो अगला क्वेश्चन है कि जॉन लॉक का मानव कैसा था, यानी जॉन लॉक का जो मानव था कैसा था। देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत में हम 3 विचारकों को पढ़ते हैं। पहला है हॉब्स, दूसरे हैं लॉक स्वयं, तीसरे हैं रूसो। ठीक तो तीनों ने प्राकृतिक अवस्था की बात की है, अधिकारों की बात किया है। तो ठीक उसी क्रम में इन्होंने मानव के बारे में भी बात किया कि प्राचीन समय मानव कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या था, क्या नहीं था। ठीक तो देखिए जो लॉक जो था, इन सब जो जितने भी विचारक थे सबने जो मानव की कल्पना किया है अपने समय में, वो अपने काल व परिस्थिति के अनुसार किया है। तो पहले इसका उत्तर जान लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देखेंगे। तो लॉक का जो मानव था कैसा था, बिल्कुल सभ्य मानव था। अब देखते हैं कि ऐसा उसने क्यों कहा कि जो उसका मानव सबसे सभ्य है। क्योंकि देखिए जो तीनों विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों विचारकों का जो मानव है उनके कालक्रम के अनुसार एक्सप्लेन उन्होंने किया है। तो जैसे हॉब्स ने कहा कि उसका जो मानव है बिल्कुल क्या है, पशु तुल्य है। हॉब्स का मानव कैसा है, बिल्कुल पशु तुल्य है। अब उसने ऐसा क्यों कहा, ये किसने कहा था, ये हॉब्स ने कहा था। ठीक ये किसने कहा था, ये हॉब्स ने कहा था। ठीक है, कहा कि हमारा जो मानव कैसा है, बिल्कुल पशु तुल्य है। क्यों, क्योंकि जब हॉब्स ने जन्म लिया तो उस समय उसके यहाँ क्या था, इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, यानी हर तरफ मार काट मची हुई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो बोलबाला हो गया था। तो इसीलिए हॉब्स ने कहा कि जो मानव है उसका वो कैसा है, वो बिल्कुल पशु तुल्य है। ठीक आगे जो ए आदर्श बर्बर शब्द आप देख रहे हैं, ये किसका मानव हो सकता है, हमारे जो तीसरे बचे हुए अंतिम विचारक हैं रूसो। रूसो ने कहा कि जो मानव है वह बर्बर है, लेकिन फिर भी क्या है, आदर्श है। यानी वो जो रूसो का मानव है कैसा है, आदर्श बर्बर है। अब इसने ऐसा क्यों कहा कि रूसो जब पैदा हुआ तो कला और विज्ञान, सभ्यता और असभ्यता के बीच के द्वंद्व के समय में रूसो की उत्पत्ति हुई। रूसो को कहा जाता है कि रूसो क्या है, लोकतंत्र का आवारा मसीहा है। रूसो के बारे में कहा जाता है कि रूसो लोकतंत्र का आवारा मसीहा है। इसीलिए रूसो ने कहा था ना, कला और विज्ञान ने क्या किया, कला और विज्ञान ने क्या किया, मानव को भ्रष्ट बना दिया। इसीलिए उसका मानव कैसा है, आदर्श बर्बर है। तो इस एक्सप्लेन से क्या लगता है। और जॉन लॉक के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि जब जॉन लॉक पैदा हुआ था, इनके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब जॉन लॉक का जन्म हुआ तो उस समय गौरवपूर्ण क्रांति का युग था।
यानी सब चीज़ें बहुत शांतिपूर्वक सुलझा ली गई, इसलिए उसका मानो कैसा हो गया, बिल्कुल सभ्य हो गया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, सभ्य मानव। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जॉन लॉक ने सरकार के कितने तत्व बताए हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जॉन लॉक ने सरकार के कितने तत्व बताए हैं, सरकार के कितने तत्व बताए हैं। तो देखते हैं कि 3 तत्व बताए हैं, 3 तत्व बताए हैं कि 4 तत्व बताए हैं कि 7 तत्व बताए हैं कि 6 तत्व बताए हैं। ईश्वर का शुक्र है कि इसमें कोई नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि जॉन लॉक ने सरकार के 3 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं, 3 तत्व बताए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि वो 3 तत्व थे कौन कौन से। देखिए, जो जॉन लॉक ने सरकार के जो 3 अंग बताए हैं वो कौन कौन से थे। जो पहला था वो है विधायिका, और जो दूसरा तत्व उनका है वो है कार्यपालिका की शक्ति, और जो उनका जो तीसरा तत्व था वो है संघीय शक्ति। तीन चीजें, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका की शक्ति, तीसरी संघीय शक्ति। अब हम जान लेते हैं कि तीनों चीजें हैं क्या। देखिए, विधायिका क्या है, ये सर्वोच्च शक्ति है। जो पहली विधायिका है वो क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। ये जो है जनता के द्वारा नियुक्त होती है। किसके द्वारा नियुक्त होती है, जनता के द्वारा नियुक्त होती है। देखिए, जब लोकतंत्र में किसी भी चीज़ का नियुक्ति या निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक, किसी भी चीज़ की नियुक्ति या निर्माण जो भी आप कर सकते हैं यदि जनता के द्वारा किया जाता है, डेमोक्रेसी में, तो वह क्या होगी, वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगी। तो जो विधायिका है उसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है। तो क्या है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगला हम देखते हैं क्या है, कार्यपालिका की शक्ति। दूसरा हमारा क्या है, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति यानी जो राजा के पास है, वो किसके पास है, वो राजा के पास है, राजा या शासक के पास है। ठीक, वह विधानमंडल के अधीन है। लेकिन यह शक्ति किसके अधीन है, जॉन लॉक के अनुसार वो विधानमंडल के अधीन है। ठीक, और लॉक ने कार्यपालिका के अधीन ही न्यायपालिका को रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, लॉक ने क्या किया, लॉक ने कहा कि कार्यपालिका के अधीन ही न्यायपालिका है। और आप लोग को कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। ये आपको जो है कमेंट में इस चीज़ का आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। लेकिन लॉक ने कहा कि कार्यपालिका के अंतर्गत ही न्यायपालिका काम करेगी। इसलिए वहाँ की जो राज्यसभा है, इसलिए वहाँ की जो राज्यसभा है उसमें जो है कुछ राज्य जो है न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक, तो आपको होमवर्क हमेशा याद रखना है, आपको कमेंट में बताना है कि लॉक ने भारतीय संविधान में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करने का जो एक्ट है, अनुच्छेद है, वह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस श्रृंखला का मुझे लगता है कि अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि लॉक ने संप्रभुता के कितने रूपों में बांटा है। लॉक ने संप्रभुता को कितने रूपों में बांटा है। देखिए, तो लॉक ने संप्रभुता कितने रूप में बांटा है। हमारा ऑप्शन जो है 2 है, 4 है, 6 है, 7 है। इसमें भी ईश्वर का शुक्र है कि अंतिम क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिला। देखिए, लॉक ने संप्रभुता को कितने रूपों में बांटा है, तो बिना देरी किए हुए उत्तर को जानते हैं कि 2 रूपों में बांटा है। कितने रूपों में बांटा है, 2 रूपों में बांटा है। वह 2 रूप कौन कौन से हैं, वह जो 2 रूप हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो रूप है वह है निद्रित संप्रभुता। कौन सा, निद्रित संप्रभुता। इसका मतलब होता है कि ये जो शक्ति किसके पास है, वो समुदाय के पास है। किसके पास है, वो समुदाय के पास है। दूसरी जो शक्ति है वो कौन सी है, वो जागृत संप्रभुता है। कौन सी, वो जागृत संप्रभुता है। या जो किसके पास है, वो राजा के पास है। यानी आपने देखा कि लॉक ने संप्रभुता को कितने रूपों में बांटा, 2 रूपों में बांटा है। पहला हमारा जो है निद्रित संप्रभुता है। निद्रित संप्रभुता वह किसके अधीन है, वह समुदाय के पास है, यानी यूनियन के पास है। दूसरी जो हमारी संप्रभुता है वो जो जागृत संप्रभुता है, जागृत संप्रभुता किसके पास है, राजा के पास है। ठीक, ये थोड़ा सा लॉक की संप्रभुता के बारे में थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं अगले पेज पे। देखिए, जो लॉक थे वो मर्यादित संप्रभुता के क्या थे, जन्मदाता थे।
लाग जो है मर्यादित संप्रभुता के क्या है, जन्मदाता हैं। किसके जन्मदाता हैं? मर्यादित संप्रभुता के जन्मदाता हैं। ठीक सॉरी। इस सिद्धांत के अनुसार जो संप्रभुता है क्या है, वो सर्वोच्च सत्ता नहीं है। यानी जो मर्यादित संप्रभुता है वो क्या है, वो सर्वोच्च सत्ता नहीं है। ठीक, इस सिद्धांत का मानना है कि जो संप्रभुता है क्या है, सर्वोच्च सत्ता नहीं है। लाग जो है संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लाग जो है संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता है। इसके स्थान पर वह सर्वोच्च सत्ता शब्द का इस्तेमाल करता है। कौन से शब्द का इस्तेमाल करता है? सर्वोच्च सत्ता शब्द का इस्तेमाल करता है। का मानना था कि जो जनता होती है, वो जो है वो सरकार को क्या करती है, मर्यादित करती है। जो जनता होती है वो सरकार को मर्यादित करती है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर जो है क्या है? 2 है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो। मिलते फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।